हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर जो 1 था उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था कि मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है। मल्टीकोलिनियरिटी के दो टाइप्स पढ़े थे, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और इम्परफेक्ट। परफेक्ट वाले को हम कम्प्लीटली डिनाई करते हैं कि वो तो हमारे मॉडल में अगर आ गई तो दिस विल क्रिएट मोर सिवियर इश्यूज़, तो वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। बट क्योंकि उस केस में तो हम एस्टिमेशन ही नहीं कर सकते। बट वेन एवर देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, तो इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी दैट आप एस्टिमेशन कर पा रहे हो, यू कैन ईजिली एस्टिमेट या यूनिक एस्टिमेट्स निकाल पा रहे हो किसके, OLS एस्टिमेटर्स के। उसके बाद हमने ये देखा कि इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी अगर है तो उस केस में क्या क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इफ़ यू हैव द मॉडल, इफ़ यू हैव द एस्टिमेशन, आप डिटेक्ट कैसे करोगे कि मल्टीकोलिनियरिटी है, कैसे देख के बताओगे मल्टीकोलिनियरिटी है। तो स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है मॉडल में और हमें पता चल जाएगा कि मल्टीकोलिनियरिटी है या फिर नहीं है। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है हाई R² एंड फ्यू सिग्निफिकेंट T रेशियोज़। आपका जो R² होगा वो आपको बहुत ज़्यादा हाई नज़र आएगा, ठीक है, और T जो रेशियो है वो कुछ ही सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे फ्यू सिग्निफिकेंट का मतलब है अगर आपके पास मॉडल में जो है वो 5 वेरिएबल्स हैं टोटल इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, 5 में से 4 आपके एक्सप्लेनेटरी है, उन 4 में से एक ही क्या है, सिग्निफिकेंट है। एक सिग्निफिकेंट का मतलब एक ही एक्चुअल में ये दिखा रहा है कि उसका इम्पैक्ट Y के ऊपर आएगा, बाकी सारे इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं, राइट। और लेकिन आपका R² हाई आ रहा है, जैसे मैंने वो फैमिली वाला एग्जांपल दिया था, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। सो बेसिकली दिस इज़ द क्लासिक सिम्टम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। जैसे कि हम ये कहते हैं कि अगर किसी को डेंगू है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, आपके बॉडी में पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, वो उसका क्लासिक सिम्टम है। फीवर तो डेंगू में भी आता है, फीवर मलेरिया में भी आता है, फीवर आपको किसी भी वायरल में भी आ जाएगा, फीवर आपको कोई भी आपको कोई इशू हो आपकी बॉडी में, आपको फीवर तब भी आ जाएगा। फीवर क्लासिक सिम्टम नहीं हो सकता किसी प्रॉब्लम का, वैसे यहाँ पे क्लासिक सिम्टम है ये। और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नज़र आ सकती है, लेकिन अगर आपको मल्टीकोलिनियरिटी चेक करना है किसी भी मॉडल में और आपको नज़र आ जाए कि भाई R² हाई है और फ्यू सिग्निफिकेंट T रेशियो है, तो आप बिना कुछ इधर उधर दाएं बाएं देखे आप क्या बोल सकते हो कि भाई मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट है। दिस इज़ द क्लासिक सिम्टम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो जब हम यहाँ पे हाई R² की बात कर रहे हैं तो हम ये कैसे जज करेंगे कितना हाई, 80% को कह रहे हैं, 90% को कह रहे हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है, जब भी आप देखें कि आपका R² जो है वो ग्रेटर देन 0.8 है, मतलब 80% से ज़्यादा आ रहा है, 0.8 से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में आप R² 0.8 से ज़्यादा आ रहा है और साथ में फ्यू सिग्निफिकेंट T रेशियो आ रहे हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। ये नहीं कि किसी मॉडल में आपने देखा कि 90% आ रहा है और आपने कहा अरे नहीं ये तो मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट है। आपको दो चीज़ें चेक करनी है, दो चीज़ें डिटेक्ट करनी है, हाई R² होना चाहिए और आपके जो T रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कुछ ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए, राइट। तो जब हम R² की बात कर रहे हैं इट मीन्स आप ये कह रहे हैं नल हाइपोथेसिस जो है पार्शियल कोफिशिएंट की आर जॉइंटली और साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0। यही तो करते हैं जब R² की हम नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। इसका मतलब जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इनसिग्निफिकेंट है। हम ये नल हाइपोथेसिस बनाने का मतलब यहाँ पे ये हम ये कहना चाह रहे हैं, इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ मॉडल से yi इज इक्वल टू β1 हैट, β2 हैट, β3 हैट और इसके साथ आ गया x2, इसके साथ आ गया x3, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो x2 और x3 है इनका इम्पैक्ट y के ऊपर है, बट आप नल हाइपोथेसिस में उल्टा लिखते हो जनरली, आप ये कह रहे हो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब आप चाहते हो कि आप रिजेक्ट करो नल हाइपोथेसिस को, दिस इज़ द वे, राइट। तो वेन एवर यू आर सेइंग कि R² बहुत हाई है तो आप ये नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो और यहाँ पे इस केस में आपकी जो नल हाइपोथेसिस है या F टेस्ट के थ्रू वो रिजेक्ट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब कि आपका जो F टेस्ट है F टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रिजेक्ट करते हो। बट जब आप इंडिविजुअली T टेस्ट देखते हो, इंडिविजुअल T टेस्ट का मतलब अब आपकी हाइपोथेसिस हो गई, ये आप चेक कर रहे हो ये कि β2 इज इक्वल टू 0 है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। ये जब आप चेक करोगे कि β2 इज इक्वल टू 0 है या नहीं है तो आपने T रेशो का यूज़ किया, ठीक है। T रेशो का यूज़ करते हुए आपको ये
आपको क्या मिल गया, दिस इज़ द फार्मूला। जब आपने ये फार्मूला लगाया तो आपको पता चल रहा है कि आपका जो ये टी है तो बहुत कम आ रहा है, दिस इज़ वेरी स्मॉल। और टी स्मॉल आने का मतलब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते नल हाइपोथेसिस को, इसको रिजेक्ट ही नहीं कर रहे हो आप, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। इट मीन्स इंडिविजुअल टी टेस्ट जो है वो आपके क्या दिखाएंगे, वो कुछ ही बहुत फ्यू पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट। फ्यू का मतलब है जैसे आपके मॉडल में अगर मैं कहूँ बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 सब है तो सिर्फ बीटा 2 ही सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं, राइट। बहुत फ्यू पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट आपके क्या होंगे, स्टैटिस्टिकली डिफरेंट होंगे जीरो से, ठीक है। सो दिस बेसिकली व्हाट इज दिस सजेस्टिंग, वेरी फ्यू स्लोप कोफिशिएंट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। जहां आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, आप आंख बंद करके डिटेक्ट कर लो कि भाई यहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी है। यू बीइंग द डॉक्टर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, आपको ये चेक करना है कि भाई हाई आर स्क्वायर है, फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशो है, यू विल इमीडिएटली से कि भाई इस मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं सेकंड डिटेक्शन की। देखो फर्स्ट वाला ना अल्टीमेट है, सबसे ज़्यादा अल्टीमेट, मतलब उससे तो आपको पता चल ही जाएगा, बाकी जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वी हैव टू स्टडी। कई बार क्या होता है कि पहले वाले से नहीं नज़र आ रहा तो क्या कर सकते हैं, या फिर हमें और ज़्यादा क्या करना है, और ज़्यादा प्रूफ देना है। इन दैट केस आप क्या करोगे, हाई पेयर वाइज कोरिलेशन निकालोगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में। पेयर वाइज कोरिलेशन का मतलब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, जो y है आपका वो डिपेंड कर रहा है x2 पे भी, x3 पे भी, x4 पे भी, ठीक है, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, पेयर वाइज कोरिलेशन निकालोगे, मतलब आप देखोगे x2 x3 में कोई रिलेशनशिप है, x3 x4 में कोई रिलेशनशिप है, या फिर x2 x4 में कोई रिलेशनशिप है। आप पेयर वाइज कोरिलेशन, इनको हम क्या बोल रहे हैं, पेयर वाइज कोरिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये है अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नज़र आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, मल्टीकोलिनियरिटी है मॉडल में। सो ड्यू टू हाई कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे उनका स्टैंडर्ड एरर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएगा, ये तो हमने कंसिक्वेंसेज में ही पढ़ लिया था, राइट। अब देखते हैं इसको हम करते कैसे हैं। आपने क्या किया, R23, R24, R34, ये क्या है, ये रिलेशन कोरिलेशन है। कोरिलेशन, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम R से डिनोट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में सबने पढ़ा होगा, राइट। तो ये 2-3 मतलब दूसरे x2 और x3 के बीच में कोरिलेशन, 2-4 मतलब x2 और x4 के बीच में, और 3-4 आपका x3 और x4 के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो ये आपको दिखा रहे हैं पेयर वाइज कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x2, x3, x4, ठीक है। अब आप मान के चलो आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की, आपको करनी नहीं है एक्चुअल में ये सारी वैल्यूज़। आपको कभी भी अगर आपसे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन भी आता है ना, तो एक तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो चैप्टर है, ये थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल एज इन इससे जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, वो थियोरेटिकल ही आएगा। सो आपको ना ये एग्जाम्पल के बेसिस पे ही समझाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे समझाया। अब जैसे यहाँ पे सपोज करो आपका क्या आ गया, R23 0.90 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में 90% कोरिलेशन है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना आ रहा है, 0.9, हाई कोरिलेशन। क्या बता रहा है, हाई कोलिनियरिटी है, ठीक है। फिर हमने एक पार्शियल कोरिलेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट और पार्शियल कोरिलेशन। ये जितने ये क्या है, पेयर वाइज है। पार्शियल में आप क्या करोगे, आप x2 x3 का कोरिलेशन निकालोगे कीपिंग x4 कांस्टेंट, उसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ है आपने कंसीडर किया पार्शियल कोरिलेशन, इसका मतलब स्पेसिफिकली बताओ सेकंड और थर्ड में कितना रिलेशनशिप है, और फोर्थ का बिल्कुल ज़ीरो कर दो उस टाइम पे इम्पैक्ट, ठीक है। तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिकेट करता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है जब आप x4 को कांस्टेंट रखते हो। अब मान के चलो ये x2, 3, 4, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है R23, डिफरेंस देखो, लिखने का डिफरेंस, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे R23 लिखा है तो ये मुझे बता रहा है पेयर वाइज कोरिलेशन 2 और 3 के बीच में कितना है। वहीं मैं लिख रही हूँ R23.4, इसका मतलब 4 जो है आपका x4 जो है उसके इम्पैक्ट को आपने कांस्टेंट कर दिया, और आप देखना चाह रहे 2-3 कितना है। तो देखो वैल्यू कितनी चेंज हो गई, यहाँ वैल्यू आ रही थी 0.90, यहाँ वैल्यू आ रही 0.43। सो बेसिकली क्या दिखा रहा है, पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन x2 एंड x3 इज लो, रिफ्लेक्टिंग एब्सेंस ऑफ हाई कोलिनियरिटी। तो जब भी आप पेयर वाइज कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालोगे व्हेन, तो आप इसको रिप्लेस करोगे किसके साथ, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ। इट डज नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी।
मतलब कि आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, वेन एवर यू आर टेकिंग पेयर वाइज कोरिलेशन तो हाई मल्टी कोलिनियरिटी दिखा रहा है, जब आप पार्शियल कोरिलेशन ले रहे हो तब क्या दिखा रहा है, लो दिखा रहा है। तो जो आपका पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, ये कभी भी आपको प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी शो ही नहीं करता है, ठीक है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक, आप कौन सा यूज़ करोगे, दोनों यूज़ करके देखो, दोनों यूज़ करो। बेसिकली एडवाइस ये किया जाता है कि आप दोनों यूज़ करके देखोगे। अब देखो जैसे आपका सपोज करो दिस इज़ द रिग्रेशन, रिग्रेशन देखते ही पता चल जाना चाहिए डिपेंडेंट है मेरा, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ये भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ये भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। दिस इज इंटरसेप्ट, स्लोप कोफिशिएंट, स्लोप कोफिशिएंट, स्लोप कोफिशिएंट, राइट। अब हमें ये देखना है, सपोज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर परफेक्टली कोरिलेटेड विद ईच अदर। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो परफेक्टली कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे फॉर योर ओन बेसिकली अपने पॉइंट को ना और ज़्यादा प्रूफ करने के लिए आप क्या कर रहे हो, परफेक्ट कोरिलेशन ले रहे हो, जबकि हम थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन जैसी कोई चीज़ हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पे मान लिया हमने कि जो आपका x4 है वो 2 और 3 से इस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। सो x4 इज एन एग्जैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x2 एंड x3। इस केस में आपने क्या किया, हमने यहाँ पे निकाला कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आर स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, 4 का एक रिलेशनशिप निकाल रहे हैं 2 3 के साथ, ठीक है। ये फॉर्मूला है। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं सारी, सपोज ये सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे ही वैल्यू डालोगे आप ये सारी, आपका आर स्क्वायर 1 आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपका आर स्क्वायर जो है वो 1 आ रहा है, इट मीन्स देयर इज़ परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। हमें इतना सारा नहीं करना है कुछ भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें सिर्फ यहाँ ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है कि जब भी हम मल्टी कोलिनियरिटी को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे तो हम क्या देखेंगे, हाई आर स्क्वायर और फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम हाई पेयर वाइज कोरिलेशन भी चेक कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना देख लो, पेयर वाइज कोरिलेशन ऐसे निकलते हैं, दैट्स इट। आपको इतना आगे तक जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए बता दिया है। मेन तो आपका ये कि आप पेयर वाइज देखोगे कि कोई कोरिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोरिलेशन आ रहा है इट मीन्स आपके मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट है, दैट्स इट, दिस इज इनफ फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, दैट इज सब्सिडरी या फिर ऑक्सिलरी रिग्रेशन। जनरली ऑक्सिलरी रिग्रेशन जो होता है वो आप यूज़ करते हो इस केस में, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यूज़ होती है ऑक्सिलरी रिग्रेशन। जैसे कि ऑक्सिलरी ये कहता है अगर आप की जो से इस साल की सेल है, ठीक है, इस साल की सेल जो है किसकी, वीट की, वो डिपेंड करती है पिछले साल की ही सेल्स पे। क्यों, आप देखोगे ना पिछले साल कितनी सेल हुई, ज़्यादा हुई, कम हुई, उसके अकॉर्डिंग इस साल की सेल डिसाइड होती है, ठीक है। सो जब भी एक आपका क्या है, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है अपने ही प्रीवियस ईयर किसी वैल्यू पे, दैट इज़ ऑक्सिलरी रिग्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी। जैसे कि मैं कहने लग जाऊँ कि इस साल की जो फीस है स्टूडेंट्स की, DU के स्टूडेंट्स की जो फीस है इस साल की PT, वो डिपेंड कर रही है पिछले साल की फ़ीस पे, PT-1, कि पिछले साल कितने बच्चे एनरोल हुए थे, कितनी फ़ीस आई थी, या फिर इस चीज़ पे डिपेंड करे कि पिछले साल जो फीस आई थी उससे इन बच्चों का प्रॉपर सारे काम हो पाए थे या नहीं हो पाए थे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑक्सिलरी। जो एक वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है अपने ही पिछले साल के वेरिएबल पे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी रिग्रेशन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको कि ऑक्सिलरी रिग्रेशन क्या होता है, क्योंकि इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑक्सिलरी रिग्रेशन क्या होता है। अब आते हैं, सपोज आपका 1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, रिग्रेशन ऑन ईच ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल, द कॉरस्पॉन्डिंग आर स्क्वायर इज कंप्यूटेड। इन सिंपल लैंग्वेज आपको ये कहा जा रहा है, आपके पास एक मॉडल है जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, उससे आपने आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आपने जब आपके पास 7 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, 7 क्या क्या है वो, x1, x2, x3, x4, x5, x6, और आपने इस बेसिस पे R1 स्क्वायर निकाल लिया। आप क्या कर रहे हो,
यहाँ मॉडल नहीं बताया गया, आपका मॉडल ना कुछ इस टाइप से है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 x2, ठीक है, बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4 x4 प्लस बीटा 5 x5 प्लस बीटा 6 x6 प्लस बीटा 7 x7। इस टाइप का आपका कुछ मॉडल है। आप यहाँ पे निकालोगे ऑक्सिलरी रिग्रेशन। ऑक्सिलरी का मतलब है ये सारे x ही तो हैं। ऑक्सिलरी में आप क्या करोगे, पहले x2 का रिलेशनशिप निकालोगे बाकी सब के साथ, x3 x4 x5 x6 x7 के साथ, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने इस इकोनोमेट्रिक मॉडल से एक और इकोनोमेट्रिक मॉडल बना लिया, ठीक है, और इसको एस्टिमेट करोगे, और यहाँ से निकालोगे r1 स्क्वायर। क्या निकालोगे, r1 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से फिर आप क्या करोगे, उसी तरीके से यू विल रिग्रेस x2 बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। उसी तरीके से आप r2 स्क्वायर निकालोगे। मतलब ऐसे बहुत सारे रिग्रेशन होंगे जिससे आप क्या करोगे, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, r4 स्क्वायर, ये निकालते जाओगे आप, ठीक है। अब ये निकालने के पीछे रीज़न क्या है, हम यहाँ पे एक रूल यूज़ करते हैं, रूल ऑफ थंब ये कहता है मल्टी कोलिनियरिटी कब होगी, मे बी ट्रबल सम इफ़ जो आपके आर आई स्क्वायर आएंगे वो ऑक्सिलरी रिग्रेशन से वो ग्रेटर देन होंगे ओवरऑल आर स्क्वायर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ आपका एक आर स्क्वायर आया होगा ना, मान के चलो यहाँ आपका आर स्क्वायर आया था 0.87, ठीक है। फिर आपने ये वाला निकाला, इसका आर स्क्वायर जो है r1 स्क्वायर वो आया 0.90, फिर एक और निकाला उसका आया 0.97, ठीक है, ये आ गया। आपके जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन है उसका आर स्क्वायर अगर ज़्यादा आ रहा है किससे, ओवरऑल आर स्क्वायर से, ये वाला आपका ओवरऑल आर स्क्वायर है, इससे अगर ये वाली वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं इसका मतलब मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट है, तो इसलिए ऑक्सिलरी रिग्रेशन इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने मेन मॉडल से ऑक्सिलरी रिग्रेशन बनाया और उस ऑक्सिलरी रिग्रेशन के आर आई स्क्वायर निकाल लिए, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, और वो आर आई स्क्वायर अगर आपके ओवरऑल आर स्क्वायर से ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट है। तो दिस इज़ द रूल ऑफ थंब, ये रूल कहता है मल्टी कोलिनियरिटी निकालने के लिए। लास्ट जो डिटेक्शन कर रहे हैं हम, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी भी जाती है ये एग्ज़ाम में, आनी चाहिए आपको। इसको हम बोलते हैं वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF। ये एक और इंडिकेटर है मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करने का, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, आर स्क्वायर ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सिलरी रिग्रेशन, अभी पीछे वाले से ही कनेक्ट करके चल रहा है ये पॉइंट, आर आई स्क्वायर जो आपने निकाले थे ना अपने ऑक्सिलरी रिग्रेशन से, मे नॉट बी रिलायबल इंडिकेटर, वो रिलायबल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा रिलायबल ना हो, बट आपका VIF मेथड बहुत रिलायबल है। VIF में आप क्या करते हो, आप वेरिएंस के फॉर्मूले में ज़रा सा चेंज कर रहे हो। वेरिएंस के जो फॉर्मूले अब तक पढ़ते आ रहे हो उसमें देखो, अगर मैं ये वेरिएंस ऑफ बीटा 2 का फॉर्मूला आप लोगों को याद दिलाऊं, जिसको हम बीटा 2 हैट बोलते हैं, यहाँ पे इसको B2 लिखा है, इसका फॉर्मूला होता था सिग्मा स्क्वायर अपन समेशन XI स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। इसमें हमने ज़रा सा चेंज किया है, इसमें हमने एक VIF फैक्टर, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर ऐड कर दिया है, इन्फ्लेट कर दिया है इसको। बेसिकली क्या किया, 1/1 - R2 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम जो ये इतना हाईलाइट किया ना, इसी को हम बोलते हैं VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। क्यों बोल रहे हैं, नाम में ही क्लियर है। ये जो फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया है, ये वेरिएंस को क्या कर रहा है, इन्फ्लेट कर रहा है। इन्फ्लेट का मतलब बढ़ा रहा है। किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। आपको फॉर्मूला भी याद ना हो ना तो आप नाम से चीज़ें याद रख सकते हो। वेरिएंस किसका, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, उसको इन्फ्लेट करने वाला फैक्टर हमने एक मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये R2 स्क्वायर कहाँ से आया, ऑक्सिलरी रिग्रेशन से आया, ये बता देती हूँ अभी, ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी वहाँ से। सो यू हैव दिस एज योर वेरिएंस। नाउ इसको VIF लिख लिया मैंने, इस वैल्यू को यहाँ पे VIF लिख लिया, जबकि VIF की वैल्यू कितनी, 1/1 - R स्क्वायर। उसी तरीके से आप बीटा 3 भी निकाल लेंगे, राइट। अब जितने भी, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैथमेटिकल चीज़ है, बहुत मैथमेटिकल चीज़ है। ये 1/1 - RI स्क्वायर है, R1 मान लो, R2 मान लो, जो मानना है, ठीक है, R2 स्क्वायर है जैसे। इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी VIF की, बढ़ जाएगी, हाँ या ना। इसको डिफरेंट हम उससे देख सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ था 1 माइनस बी, ठीक है, 1/1 माइनस बी दिया हुआ, ठीक है। आपके मान लो पहले बी की वैल्यू थी 0.5 या मान लो इसको 0.6 थी, ठीक है। सो 1/1 माइनस 0.6 आ गया, ठीक है। 1/0.4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 5 और आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब b की वैल्यू बढ़ा दो, ये r² ले रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो b की वैल्यू बढ़ा दो, b की वैल्यू कर दो 0.8। अब क्या आएगा 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2। पहले तो एक चीज़ देखो, जैसे ही 0.6 से वैल्यू 0.8 हुई, ये डिनोमिनेटर आपका 0.4 था, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0.2 हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ओवरऑल वैल्यू देखो 5 हो गई, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई ना। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर आपका इसमें r² बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये VIF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, राइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक केस लेते हैं, अगर आपका RI² 0 है, मतलब ये 0 है, ये 0 होते ही 1 हो जाएगा, VIF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। VIF की वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब भी आपका r² 0 होगा, इट मीन्स क्या हो रहा है, देयर इज़ नो कोलिनियरिटी, कोई मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। वहीं अगर आपका RI² 1 है तो VIF की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, 1/1 माइनस r² होता है ना, RI², इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो 1 माइनस 1, 1/0, मैथमेटिकली दिस इज़ नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी हो जाएगी इसकी वैल्यू, या नॉट डिफाइंड हो जाएगी। VIF अगर नॉट डिफाइंड है तो आपका वेरिएंस भी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब RI² अगर हाई है तो आपका वेरिएंस जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। सो बेसिकली आपका जो वेरिएंस है वो डिपेंड करता है RI² पे, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है। फॉर्मूले में सिर्फ RI² थोड़ी है, जो β2 हैट का फॉर्मूला है वेरिएंस का, इसमें सिर्फ है वो थोड़ी है VIF, इसमें तो ये भी तो है, ये वैल्यूज़ भी तो हैं VIF के साथ। सो एक तो इम्पैक्ट आया VIF का, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कोलिनियरिटी मल्टी कोलिनियरिटी है या फिर नहीं है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन RI² ऑक्सिलरी रिग्रेशन का यूज़ करते हुए। बट दूसरा है आपका σ² और समेशन xi², ये भी हमें देखना है साथ साथ। अब इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आपका RI² बहुत हाई है, ठीक है, बट वेरिएंस जो आपका बहुत कम आ रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है ड्यू टू या तो आपका σ² या कम है, या फिर आपका समेशन xi² बहुत हाई है, ठीक है। सो इट इज़ स्टिल लोअरिंग रिजल्ट इन हाई t वैल्यू। सो अगेन आपकी जो वेरिएंस है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, VIF पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा। ये वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो वेरिएंस ज़्यादा होगा, ठीक है, और वेरिएंस ज़्यादा मतलब मल्टी कोलिनियरिटी है, ठीक है। VIF अगर ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा मल्टी कोलिनियरिटी है, ये अगर ज़्यादा तो ओवरऑल वैल्यू कम, वेरिएंस कम, इसका मतलब कोलिनियरिटी नहीं है, मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। तो यही चीज़ हमें देखनी है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये बता, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटेक्शन। सो 4 डिटेक्शन थी आपकी। अब हम बात करते हैं रेमेडियल मेजर्स की, कि भाई चलो प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट है कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए वी हैव कहाँ गया सॉल्यूशन, यस, रेमेडियल मेजर्स क्या हैं इसके। देखो एक तो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि मल्टी कोलिनियरिटी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरीली बी एन एविल नहीं है ये। क्यों नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये इतनी बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि आपको कि भाई आपको हल्का सा क्या हो गया, खांसी जुकाम हो गया, दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। आप इसको नॉर्मली भी क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो इस केस में, आप दवाई खाना है ना, घरेलू उपाय करके ठीक हो सकता है। अब इफ़ द गोल ऑफ द स्टडी, अब ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, राइट। अगर आपका गोल है सिर्फ मीन को फॉरकास्ट करना डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो कोलिनियरिटी अगर है भी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं सैम्पल साइज बढ़ा के, क्योंकि सैम्पल की प्रॉब्लम है ना मल्टी कोलिनियरिटी, देखो पॉपुलेशन की तो है ही नहीं। जबकि इन सम अदर सैम्पल डिग्री ऑफ कोलिनियरिटी बिटवीन द 2 वेरिएबल इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग,
तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर आपके एक सैंपल में मल्टी कोलिनियरिटी आ रही है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं ना, दूसरा सैंपल ले लेते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है बट रिलायबल एस्टिमेशंस करना है, आपका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करें, मॉडल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दें, तो उस केस में आपके लिए मल्टी कोलिनियरिटी बैड है, इट इज़ वेरी सीरियस कंसर्न। क्यों है, क्योंकि भाई ये लार्ज स्टैंडर्ड एरर आएंगे, इसके लार्ज स्टैंडर्ड एरर आएंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइड होगा, जिसकी वजह से हम बेसिकली जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने के चांसेस, उसको एक्सेप्ट करने के चांसेस आपके ज़्यादा बन जाएंगे। दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। तो अगर आपका स्टडी ये है कि आपको पूरा डिटेल स्टडी करनी है, एस्टिमेट करना है, तो इन दैट केस यू कैन नॉट अवॉइड मल्टी कोलिनियरिटी। क्लियर है। जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह, आपने स्टार्टिंग में मॉडल पढ़ा था, ठीक है, C1 C2 की वैल्यू तो आई गई थी, तो कोई इशू नहीं है। इन दिस अगर हम इसको रिग्रेशन को रन करते हैं, हमें C1 और C2 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, A2 A1 A3 की नहीं पता चलेंगी। अब इस सिचुएशन को आप क्या कर सकते हो, यू कैन समटाइम अवॉइड इट, बट अगर आपको ज़रूरत है कि आपकी मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि आपको डिटेल मॉडल चाहिए भाई, बिल्कुल करेक्ट मॉडल चाहिए, इन दैट केस आपको कुछ सर्टेन रेमेडीज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी। वो रेमेडीज़ क्या होंगी? सबसे पहली रेमेडी क्या है? सबसे पहली रेमेडी है कि आप एक वेरिएबल को ड्रॉप कर दो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो डिमांड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है प्राइस पे, वो डिपेंड कर रही है इनकम पे, वो डिपेंड कर रही है वेल्थ पे, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है इनकम और वेल्थ जो है वो आपस में कोरिलेटेड है, तो आपने क्या किया, आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे मल्टी कोलिनियरिटी आ रही है मेरे मॉडल में, आप वेल्थ को क्या करो, हटा दो, ड्रॉप कर दो, इस वेरिएबल को मॉडल से ही हटा दो, ठीक है। एक ये सॉल्यूशन है, एकदम से अभी कंक्लूजन पे नहीं आना है कि चलो हटा दो वेल्थ को, बट पहले देखते हैं क्या है। तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आप ड्रॉप कर दो वन और मोर ऑफ द कोलिनियर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपस में कोलिनियर है, रिलेटेड है, उनको ड्रॉप कर दो, किसी एक वेरिएबल को, दोनों को नहीं करना, एक को करना है, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा जब हम ऐसा करते हैं ना, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि अगर आप किसी वेरिएबल को ड्रॉप करते हो ना, तो आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर आ जाएगा। मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर क्या कहता है? ये कहता है कि आप अगर कोई मॉडल बना रहे हो और थ्योरी में उस वेरिएबल का जिक्र है, तो आपको मॉडल में इंक्लूड करना है उसको। अगर आप नहीं इंक्लूड करते तो आप मॉडल बनाते टाइम ही एरर कर रहे हो, विच इज़ नॉट परमिसिबल। अगर आप एरर करते हो ऐसा, तो आपके रिजल्ट वैसे ही गलत आएंगे, ठीक है। सो व्हेन वी एस्टिमेट द मॉडल विदाउट एक्सक्लूडेड वेरिएबल, अगर हमने एक्सक्लूड नहीं किया उस वेरिएबल को, वेल्थ को हमने एक्सक्लूड नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, द एस्टिमेटेड पैरामीटर ऑफ द रिड्यूस्ड मॉडल में टर्न आउट टू बी बायस्ड। अब उसमें वो बायस्ड आ जाएंगे, राइट। तो देखो, ड्रॉप करना किसी वेरिएबल को सॉल्यूशन है भी, बट उसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका देखो, ये जो आपको सॉल्यूशन बताया गया ना, ये थोड़ा घुमा फिरा के सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहा है आप दवाई ले लो ये वाली, बट इस दवाई के ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, मुझे आप ऐसी दवाई क्यों दे रहे हो जिसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं? आप कह रहे हो कि मुझे फ़ीवर है, मुझे फ़ीवर ठीक करना है, लेकिन आपको जब आप फ़ीवर ठीक करोगे ना, अगर आप ये दवाई खाओगे तो आपको क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको चक्कर आ जाएंगे, तो ये तो और इशू वाली बात हो जाएगी, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप कहोगे भैया मुझे नहीं चाहिए दवाई, कोई ऐसी दवाई दे दो जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। सो यहाँ पे whenever you are facing this problem, तो आपको बेस्ट एडवाइस ये दी जाती है कि आप कोई वेरिएबल को ड्रॉप मत करो मॉडल में, जो कि स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपका जो वेरिएबल है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है थियोरेटिकली, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। इसके लिए भी एक रूल है। तो रूल क्या है? देखो, रूल है इफ़ अ वेरिएबल विच हैज़ टी वैल्यू ऑफ इट्स कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1, अगर आपको मॉडल में ऐसा दिखता है कोई वेरिएबल जिसकी टी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है, देन द वेरिएबल शुड नॉट बी ड्रॉप। ये वेरिएबल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके आर स्क्वायर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। आर स्क्वायर डिक्रीज होने का मतलब ओवरऑल सिग्निफिकेंस कम कर रहा है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, ड्रॉप कब करना है? अगर आपकी टी वैल्यू लेस देन 1 है तो आप ड्रॉप कर दो, टी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में आप ड्रॉप मत करो। तो इसमें ना 3 पॉइंट निकल के आ गए आपके ड्रॉपिंग अ वेरिएबल में ही, ध्यान दिए हो आपने। पहला, ड्रॉप कर दो, लेकिन ड्रॉप करने से क्या होगा, मॉडल में एरर आ जाएगा, राइट।
तो ये नहीं कर सकते हम। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, आप ड्रॉप मत करो। लेकिन आप ड्रॉप कर भी सकते हो ड्रॉप, लेकिन कब करोगे, ड्रॉप करोगे तब जब आपकी टी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। अगर आपकी टी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो उस केस में यू कैन नॉट ड्रॉप दिस इज़ द मेन आइडिया। घुमाया है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन आई होप सबको समझ आ गया होगा क्या कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट आपका जो सोल्यूशन है या रेमेडी है वो क्या है, एक्वायरिंग एडिशनल डेटा और न्यू सैम्पल। जब भी आपको ये लगे कि मेरे मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी है बट इतना इशू नहीं लग रहा है इसका, तो आप क्या करो कि ये जो मल्टी कोलिनियरिटी है ये सीवियर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करो, आप नया डेटा एक्वायर कर लो, थोड़ा और एडिशनल डेटा एक्वायर कर लो। कई बार क्या होता है, आप ना आपकी ये पॉपुलेशन, आपने इतना सा सैंपल लिया था, इसमें मल्टी कोलिनियरिटी आ रही है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर लिया तो इस केस में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं आई। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, फीवर है आपको समझ नहीं आ रहा डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करेगा, भाई आप एक दो ना एडिशनल टेस्ट करा लो। वैसे तो आपने जो सिम्टम्स बताए मुझे लग रहा है डेंगू है, बट आप फिर भी ना एक बार टेस्ट करा लो, है ना। तो वो क्या कर रहा है, एक एडिशनल डेटा प्रोवाइड कर रहा है ये प्रूफ करने के लिए कि भाई एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या करो, मल्टी कोलिनियरिटी अगर कभी भी है तो आप क्या करो, एडिशनल डेटा को ले लो, इसका मतलब सैम्पल साइज़ को बढ़ा लो, ठीक है। जब भी आप सैम्पल साइज़ बढ़ाते हो, इसका मतलब जब भी आप एन को इंक्रीज़ करते हो, आपको पता है एरर के चांसेस कम होते हैं। सो इसकी वजह से आपकी जो सिवियरिटी है मल्टी कोलिनियरिटी की वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है मल्टी कोलिनियरिटी सैम्पल का इशू है, पॉपुलेशन का इशू है ही नहीं। तो जितना बड़ा आपका सैम्पल साइज़ होता जाएगा, जितना आप सैम्पल साइज़ को पॉपुलेशन के बराबर करते जाओगे, उतना ही मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। अब ये कैसे हम मैथमेटिकली बहुत ईजिली इसको बता सकते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला देखा था आपने, ये होता है राइट। इसमें आप ये कह रहे हो जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाओगे, बेटा जैसे ही सैंपल साइज बढ़ाओगे इसमें एक चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, दैट इज गिवन सिग्मा स्क्वायर और R2 स्क्वायर, आपका जो सैंपल साइज ऑफ x2 है वो इंक्रीज़ करेगा, राइट। तो इसका सम भी तो इंक्रीज़ करेगा, x अगर इंक्रीज़ करेगा तो सम भी इंक्रीज़ करेगा, राइट। अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज़ होने का मतलब वेरिएंस कम हो जाएगा, और वेरिएंस कम होना तो अच्छी बात है, जैसे वेरिएंस कम होगा आपका मॉडल बेस्ट हो जाएगा, सो इट विल लीड टू दिस, और आपका मॉडल बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट होते ही मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम जो सिवियरिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो पहला सॉल्यूशन क्या था, मॉडल में से वेरिएबल को ड्रॉप कर दो जो कोलिनियर है। सेकेंड आपने देखा कि डेटा ऐड कर दो, एडिशनल डेटा ऐड कर दो। थर्ड है रीस्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल। रीस्पेसिफिकेशन में क्या आ जाएगा, इट इज़ पॉसिबल कि कभी कभी क्या होगा, सम इम्पॉर्टेंट वेरिएबल आर ओमिटेड फ्रॉम द मॉडल। आपको कई बार ये भी दिखेगा कि जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल थे वो तो आपने लिए ही नहीं मॉडल में, उसकी वजह से भी आपके मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। सो फंक्शन, दो चीज़ें देखनी है आपको। सबसे पहले आप चेक करोगे कि कोई वेरिएबल तो नहीं भूले हम, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप चेक करोगे, फंक्शनल फॉर्म चेक करोगे। क्या चेक करोगे, फंक्शनल फॉर्म। फंक्शनल फॉर्म का मतलब है इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म तो नहीं ले लिया आपके मॉडल में। आपको लॉग लॉग लेने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, लेकिन आपने लिया ही नहीं। लॉग लॉग लेना था, लेकिन आपने क्या किया, लिन लॉग ले लिया या लॉग लिन ले लिया। तो फंक्शनल फॉर्म आपकी करेक्ट है या नहीं है ये भी चेक करना है। रीस्पेसिफिकेशन कर रहे हैं ना मॉडल की, कोई वेरिएबल भूले तो नहीं, फंक्शनल फॉर्म सही है या नहीं है। सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड ऑफ लुकिंग इनटू स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल। मैनी टाइम्स जब आप लॉग फॉर्म ले लेते हो तो मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। कई बार लॉग की ज़रूरत नहीं, हमने लॉग ले लिया, आपको लग रहा है लॉग लेने से चीज़ें ईजी हो जाएंगी, या फिर आपका मन कर रहा है बस ऐसे कि लॉग लगा दो, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप तीसरा है कि आप ना अपने मॉडल को वापस से रीस्पेसिफाई करो, वापस से वेरिएबल्स को देखो कोई भूले तो नहीं, या फिर आपने कोई गलत फॉर्म तो नहीं ले लिए। नेक्स्ट आपका जो सॉल्यूशन है वो होता है प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन पैरामीटर्स। सर्टेन estimated values of certain parameters are available in existing study. These values can be used as a priori information. These values give us tentative idea on the plausible value of the parameter. कई बार क्या होता है, आप ना कोई मॉडल बनाने जा रहे हो, लेकिन आपसे पहले उस पर किसी ने काम किया है, ठीक है, आपसे पहले काम किया और आपके पास उनकी वैल्यूज़ है, तो आप क्या करो, प्रायर इन्फॉर्मेशन ले लो किसी चीज़ के बारे में,
पहले से ही आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बता सकते हो कि अच्छा यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी के चांसेस हैं तो मुझे ये नहीं लेना चाहिए। जैसे आपको ये पता चल जाए कि डिमांड जो है वो इनकम और वेल्थ दोनों से इफेक्ट हो रही है और आपको पता है ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, आपने थोड़ा डेटा वगैरह देख लिया, तो आप कोशिश करोगे कि आप क्या करो, इन पैरामीटर्स को में से किसी एक को ले लो जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करती है मल्टी कोलिनियरिटी को रिमूव करने में। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। आप वेरिएबल को ही ट्रांसफॉर्म कर दो मिनिमाइज करने के लिए। ट्रांसफॉर्म आप कैसे कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म का मतलब अगर आपका x दिया हुआ है, ठीक है, x2 x3, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया किसी स्पेसिफिक नंबर से या इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दो। कई बार क्या होता है जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो ना वेरिएबल को, आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से या डिवाइड कर दिया, तो आपका जो मल्टी कोलिनियरिटी है वो कम हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? अब जैसे कि मान के चलो, मतलब बिना किसी उसके मेरे पास x2 और x3 की वैल्यूज थी, ये 2 4 ऐसे थी 8, और यहाँ पे जस्ट इसके स्क्वायर आ रहा था 4 16 64 ये आ रहा था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक काम करते हैं भाई, x2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा, ये 2 × 3 6 12 क्या आ जाएगा 24, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 28, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका व्हाटएवर जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने से आपको ये पता चल जाएगा अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं। तो ट्रांसफॉर्म जैसे आपने वेरिएबल्स को किया, मल्टी कोलिनियरिटी रिमूव हो गई। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आप कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा आपका होता है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट यू कैन ऑल्सो गेट अ जिस्ट ऑफ इट, रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन होता है कि आप क्या करो, स्टैंडर्डाइज कर दो अपने वेरिएबल को, बस इतना याद रखना है। स्टैंडर्डाइज कैसे करते हो? स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है। जैसे आपको एक्स को बीटा को स्टैंडर्डाइज करना है, बीटा 2 को, तो आप क्या करोगे, बीटा 2 हैट है, इसको स्टैंडर्डाइज करना है। आप इसकी मीन वैल्यू को माइनस कर दोगे इसमें से और इसको डिवाइड कर दोगे स्टैंडर्ड एरर के साथ। दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज करते ही आपका मल्टी कोलिनियरिटी सॉल्व हो जाएगी। एक तरीके से रिज रिग्रेशन आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्म ही तो कर रहे हो वेरिएबल को, ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने एक्स में से उसकी पॉपुलेशन वैल्यू और इसको डिवाइड कर दिया इसके स्टैंडर्ड एरर से, ठीक है। सो आपने क्या किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिस्पेक्टिव मीन एंड डिवाइडिंग देम बाय देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्डाइज वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसकी वजह से आपकी मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अदर रेमेडियल मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मतलब यू कैन यूज़ इट, वो होता है आप कंबाइन कर सकते हो टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा को। हमने पढ़ा है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, तो टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन डेटा को आप कंबाइन कर दो, उस केस में भी आपकी जो मल्टी कोलिनियरिटी वो रिमूव हो जाता है। सो दीज आर द रेमेडियल मेजर। जितना पढ़ा है सिर्फ इतना ही, ये अगर नहीं पढ़ा है तो दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। अगेन ये दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो आपको इतना डिटेल में नहीं करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मल्टी कोलिनियरिटी इशू। सो सम अप करने के लिए वी कैन हैव लाइक यहाँ पे हमने क्या देखा, मल्टी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया, दो तरीके की हमने देख ली, नियर और परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, राइट। और लास्ट में हमने देखा रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं इसके। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रट जानी चाहिए थी कि इन केस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी हाई आर स्क्वायर और फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियोज होते हैं, फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियोज। आई होप सबको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। दिस इज़ नॉट अ वेरी टफ चैप्टर। इसका क्वेश्चन आता है बट ये बहुत ईजी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये चैप्टर कोई भी छोड़ के ना जाए। ये चैप्टर आप ज़रूर करके जाइएगा, इसके ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स होते हैं।